नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल बैंक प्रो पर। मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। मेरे दोस्तों, आपके लिए ये सेशन शुरू किया गया है आपके IBPS RRBPO क्लर्क और IBPS क्लर्क 2022 मेंस एग्जाम के नज़रिए से। जैसे कि हम कल डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी कि जनरल अवेयरनेस आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट रफ्तार के साथ मेरे दोस्तों सेशन में जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस समय, सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी दोस्तों का। तो रफ्तार के साथ में दोस्तों सेशन में जुड़ना शुरू करिए, सेशन को शेयर करिए। गुड इवनिंग। गाइज, मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। मैं GS फैकल्टी एक्सपर्ट इन GN बैंकिंग फॉर ऑल बैंक एग्जाम एंड प्लस वेरीफाइड एडुकेटर। साथ साथ मेरे दोस्तों इस समय आपके लिए एक तूफानी ऑफर चल रहा है। अनअकैडमी से जुड़ने पर आपको मिलेगा मेरे दोस्तों 20% तक का ऑफ, और ये सारी सुविधाएं जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए, ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। क्या सोच रहे हैं? रफ्तार के साथ अपने आप को एनरोल करना शुरू कर दीजिए। वेरी गुड इवनिंग। जितने भी दोस्त साथी मित्र इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत तहे दिल से। मेरे दोस्तों सेशन थोड़ा सा देरी से शुरू हुआ है, लेकिन तूफानी गति से चलेगा। हाँ बिल्कुल तूफानी गति और रफ्तार के साथ ये ऑफर चल रहा है इस समय। इस ऑफर का फायदा उठाइए। 24 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए मात्र 7199 का है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों 5999 का है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक में, जिसमें आपको मिलता है रेज हैंड फैसिलिटी, आस्क डाउट फीचर, फिजिकल नोट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन नोट्स, पर्सनलाइज सॉल्यूशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मात्र 11,039 रुपये में, और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 9279 का है। मेरे दोस्तों ये अनअकैडमी लाइट ऑफर चल रहा है इस समय। 55% ऑफ है आपके इन मॉक टेस्ट पर। मात्र 179 में आप मॉक टेस्ट उपलब्ध कर सकते हैं, पा सकते हैं। इस कोड का इस्तेमाल करिए। आपके लिए सब बैचेस रन कर रहे हैं, फटाफट इन बैचेस के साथ जुड़ना शुरू करिए। मेरे दोस्तों हमारा बैच कब आता है, इसके बारे में आपको जानकारी अभी तुरंत मिल रही है। तो हमारा बैच जो है वो आपके लिए सुबह 11 बजे प्लस पर आता है। बस 2 मिनट की सारी जानकारी है। 11 AM पर आपके लिए प्लस अनअकैडमी प्लस पर मेरे दोस्तों आपके लिए कोर्स आता है। आप जुड़िए इस कोर्स में। अगर आपके मेंस एग्जाम हैं, आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बैंकिंग कंसेप्ट जरूरी है, मॉक जरूरी है, सब चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा बैच है, एनरोल कर दीजिए फटाफट। बस मेरे दोस्तों आपको 1 अगस्त जो बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं उनको फिजिकल नोट्स मिलेंगे। जो बच्चे प्लस सब्सक्राइबर हैं उनके लिए यहाँ पर सारे एप्लीकेशन पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस समय 20% का ऑफ चल रहा है। इन ऑफर का फायदा उठाइए रफ्तार के साथ। मेरे दोस्तों पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। अब समझिएगा मेरे दोस्तों, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, रैंकिंग से संबंधित सेशन चल रहा है। लगातार 1.5 घंटे तक आपके लिए इंडेक्सेस परोसे जाएंगे, और साथ साथ में केवल इंडेक्सेस ही नहीं पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके के सवाल होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के नजरिए से। पहला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट। रफ्तार के साथ चलेंगे। 54 इंडिया की रैंकिंग है, 54वीं। दूसरा सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस रैंकिंग को कौन रिलीज करता है? तो यहां पर लिखा हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है कई बार। इसके द्वारा कौन कौन से इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स रिलीज किए जाते हैं, ये सवाल बन सकता है। तो वो सारी जानकारी आपके सामने है। जो ऑप्शंस में दिए गए थे उन ऑप्शंस के जवाब यहां पर है। 136 आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भारत की रैंकिंग है। नंबर 1 पर मेरे दोस्तों एक पायदान पर फिनलैंड है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जानकारी लेंगे। 101 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 54 में हम ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में हैं, और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 71 इंडिया की रैंकिंग है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा नंबर 1 पर कौन कौन है, सब बताया जाएगा आपको। जब हम चौथे वाली की बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो मेरे दोस्तों यहां पर आयरलैंड नंबर 1 पर है। कौन है? आयरलैंड नंबर 1 पर है। ठीक है जी। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान नंबर 1 पायदान पर है। कौन है? जापान नंबर 1 पायदान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस, और हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड नंबर 1 पर है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी मुझसे पूछ लेगा। देखिए अपने बिल्कुल अपने जो भी डाउट्स है मेरे दोस्तों वो यहां पर पूछते जाइएगा। एक सवाल आपके लिए था। इस एक सवाल में 4 ऑप्शन थे, और ये चारों ऑप्शन किसी ना किसी इंडेक्स रैंकिंग को बता रहे थे। ठीक है भाई, दिमाग में रखना है। किसी भी रिपोर्ट या इंडेक्स के बारे में
नंबर 1 पर कौन सा कंट्री है, भारत की रैंकिंग कौन सी है, किस संस्था ने उसे रिलीज किया है ना। ये सारी बेसिक 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए, और संस्था का मुख्यालय कहां पर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कोलोगनी में है, स्थापना 1971 की है, और इसका वार्षिक सम्मेलन स्विट्जरलैंड के ही शहर दावोस में हुआ था। स्विट्जरलैंड के ही शहर दावोस में इसका वार्षिक सम्मेलन हुआ था। ठीक है भाई, तो पहला सवाल आपका पूरा हुआ है। हम बात कर रहे थे टूरिज्म एंड ट्रैवल की, यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स की। आपसे कोई पूछ ले भारत में इस समय, हमारे देश में, सरकार में इस समय कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री किसके पास है, सवाल बन सकता है। कल्चर एंड टूरिज्म मंत्रालय किसके पास है, जी किशन रेड्डी के पास है। तो यहां पर आपके लिए मेरे दोस्तों स्टैटिक जीके भी चलेगा, सारी बेसिक बातें आप पढ़ते रहिए हमारे साथ जुड़कर। अगली बात, आपसे कोई पूछे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मेरे दोस्तों UNWTO का हेडक्वार्टर आपसे जब पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों मैड्रिड में है, स्पेन की कैपिटल सिटी में। ठीक है भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किए गए इस इंडेक्स में नंबर 1 पर जापान है, दूसरे पर अमेरिका है, और तीसरे पर स्पेन है, चौथे पर मेरे दोस्तों फ्रांस, और 5वें पर जर्मनी है। तो इस तरह से ये सारे इंडेक्सेस, सारी मुख्य बातें पूरी होती हैं। चलते हैं आपको लेकर दूसरे रिपोर्ट की ओर। वो रिपोर्ट भी मेरे दोस्तों इसी संस्था के द्वारा रिलीज की जाती है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022, इस रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? अभी अभी मैंने जवाब दिया है, आंसर कर दीजिए रपट कर फटाफट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिकंदराबाद लोकसभा MP जी किशन रेड्डी। बिल्कुल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पुराने साथी हैं, यूट्यूब पर हमारे साथ काफ़ी लंबे अरसे तक पढ़ चुके हैं। आज बड़े दिनों बाद आपकी एंट्री हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे जितने भी दोस्त साथी मित्र हैं। तो मेरे दोस्तों सही जवाब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ये विश्व आर्थिक मंच। ठीक है भाई, इसके द्वारा कई बातें, कई इंडेक्सेस रिलीज किए जाते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पढ़ लिया आपने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पढ़ लिया, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये भी यही रिलीज करता है, ट्रांजिशन इंडेक्स, ये इंडेक्स भी इसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी इसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों सारी बातें, जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है भाई, तो इस तरह से विश्व आर्थिक मंच को आप उधेड़ दे रहे हैं, इस समय उधेड़ के रख दे रहे हैं। जितने भी इंडेक्सेस रिपोर्ट्स ये संस्था रिलीज करती है उसके बारे में आपको पता चलते जा रहा है। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरे दोस्तों 2 रिपोर्ट्स रिलीज करती हैं, मुख्यतः रिपोर्ट तो बहुत सारी आती हैं। यहां पर पूछा जा रहा है RCF, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस। इस रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, आप वापस आए, मोस्ट वेलकम। सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इसे बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपका काम है। तो RCF, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, किस संस्था की रिपोर्ट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बाइनियल रिपोर्ट भी आती है। बाइनियल मतलब साल में 2 बार रिपोर्ट रिलीज करती है RBI, और उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं मेरे दोस्तों फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। याद रखिएगा सारी बातों को, स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी मेरे दोस्तों रिलीज कौन करता है? RBI रिलीज करता है। इस समय गवर्नर 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 24वें गवर्नर उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं, 23वें गवर्नर रघुराम गोविंद राजन तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर हैं, और शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ कॉलेज ऑफ फाइनेंस में प्रोफेसर के तौर पर भी कार्यरत हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। 2 रिपोर्ट, एक तो RCF और दूसरी रिपोर्ट आपके सामने है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 2 रिपोर्ट बता रहा हूं, और भी बहुत सारी रिपोर्ट हैं, लेकिन क्या आप एक साथ सारी बातें याद कर लेंगे? थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। एक इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सबसे पहला सवाल, क्या हमारे देश में जितनी भी प्रेस मीडियाज हैं मेरे दोस्तों, क्या वो आज़ाद हैं? क्या वो स्वतंत्र रूप से खबरों को दिखा रहे हैं? क्या आप तक स्वतंत्र और एकदम निष्पक्ष खबरें आ रही हैं? बिल्कुल नहीं। और ये जानकारी हमें मिलती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन रिलीज किए जाने वाले इंडेक्स में, जिसे आप बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स।
जिसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का एक एनजीओ रिलीज करता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों? 3 मई। 3rd of May इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आंसर किसी का आ रहा था 18 अप्रैल। सेजल नहीं बच्चे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है। कौन सा दिन होता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है। ठीक है भाई। 23 अप्रैल को होता है बुक एंड कॉपीराइट डे, बुक एंड कॉपीराइट डे होता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है, पंचायती राज दिवस होता है। ठीक है। 1 मई को मेरे दोस्तों, 1 मई को लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे होता है, याद रखिएगा। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि केवल आपको इंडेक्सेस मिलेंगे, आपको स्टैटिक जीके और इंटरनेशनल डेज भी यहां पर हम पढ़ाते जाएंगे। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है मेरे दोस्तों, और इस दिन एक इंडेक्स रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस इंडेक्स को रिलीज करने वाली संस्था का नाम का है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, RSF। और इसके द्वारा मेरे दोस्तों नंबर 1 पर कौन था? नंबर 1 पर कौन सा था कंट्री मेरे दोस्तों? नंबर 1 पर नॉर्वे है। और भारत की रैंकिंग अगर बात करें, इंडिया जो है वो 150वें पायदान पर पहुंच गया है। इंडिया इज ऑन 150th रैंक। इंडिया की पुरानी रैंकिंग मेरे दोस्तों 142 थी, यानी कि -8 अंकों का नुकसान भारत ने झेला है। -8 अंकों के पायदान की बोल सकते हैं कि नुकसान भारत को देखना पड़ा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडेक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस से संबंधित है। दिन याद रखिएगा, नंबर 1 पर नॉर्वे है पिछले 3 वर्षों से। भारत की रैंकिंग 150 है, पिछली रैंकिंग 142 थी मेरे दोस्तों। टोटल 180 कंट्रीज हैं और सबसे निचले पायदान पर नॉर्थ कोरिया है। सबसे निचले पायदान पर नॉर्थ कोरिया। अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है भारत की प्रीवियस ईयर की रैंकिंग क्या थी। इंडियाज प्रीवियस ईयर रैंकिंग के बारे में जानकारी दीजिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज किए जाने वाली प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की जब बात करते हैं तो भारत कौन से पायदान पर था? तो भारत में दोस्तों 142वें नंबर पर था, 142nd पोजीशन पर था। ये 2021 की बात कर रहे हैं। 2022 में हमारी हालत और अच्छी नहीं है। 2022 में भारत 150वें नंबर पर पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये मेरे दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की संस्था के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इसका मुख्यालय, इस संस्था का मुख्यालय मेरे दोस्तों पेरिस में है, पेरिस में है। और वो कौन सा कंट्री है जो सबसे निचले पायदान पर रहा? तो सबसे बॉटम पर मेरे दोस्तों नॉर्थ कोरिया रहा है। कौन सा कंट्री रहा है? नॉर्थ कोरिया। ठीक है भाई, तो नॉर्थ कोरिया सबसे निचले पायदान पर रहा है, याद रखिएगा। ये सारी बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी काम की हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को सेशन शेयर करिए। मेरे दोस्तों अगला सवाल, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसी से संबंधित इंडेक्स होगा जिसका नाम है मेरे दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग पूछी जाएगी, नंबर 1 पर कौन सा है, किस संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है, ऐसे कई सवाल बन सकते हैं। आंसर करिए फटाफट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ब्यूटी जायसवाल का पिछला जवाब एकदम सही आया था। सैजल गुप्ता, ब्यूटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत अच्छे बच्चे। 20 मार्च 20th मार्च इज द करेक्ट आंसर। 20 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। 20 मार्च बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्तों। बाकी दिन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम 20 मार्च पर ही फोकस करेंगे। वर्ल्ड डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मेरे दोस्तों, इसी दिन एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें विश्व में सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग के बारे में बताया जाता है। भारत खुशहाल नहीं है, आपको भी पता होगा, आप भी बहुत दुखी हैं, रोजगार की कमी है ना। तो ये सब चीज़ आपको खुश करती है। रिसोर्सेज जो हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं, जिन्हें आप पैरामीटर के तौर पर देखेंगे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन? वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है? सही जवाब दे दीजिए फटाफट। तो मेरे दोस्तों संस्था का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसे शॉर्ट में आप ऐसे लिखते हैं SDSN, SDSN लिखते हैं। ठीक है भाई। इसी संस्था के द्वारा दोस्तों SDG रिपोर्ट भी जारी की जाती है। SDG रिपोर्ट भी जारी की जाती है इसी संस्था के द्वारा। ओके, SDG रिपोर्ट की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, नंबर 1 पर इसमें भी फिनलैंड ही है। नंबर 1 पर फिनलैंड नंबर 1 पर है। भारत की रैंकिंग की जब बात करेंगे तो भारत 121 पर है। ओके दोस्तों, अब देखिए
मैं एक बार फिर से चीज़ों को रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस या इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है 20 मार्च को। एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मेरे दोस्तों पिछले कई वर्षों से फिनलैंड नंबर 1 पायदान पर बना हुआ है। भारत की रैंकिंग यहाँ पर पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा इंप्रूव हुई है, 136 हो गई है। रिपोर्ट रिलीज करने वाली संस्था के बारे में जब बात करें तो UNSDSN, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क बोलते हैं। इस रिपोर्ट के अलावा SDG रिपोर्ट भी मेरे दोस्तों इसी संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है। एक साथ इन दोनों ही रिपोर्ट को दिमाग में रखिए क्योंकि एक ही संस्था इसे रिलीज करती है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022? भारत की रैंकिंग कितनी है? हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। भारत 136 पर है अभी 2022 में। आपसे कोई पूछे पिछले वर्ष कितना था? 2021 में इंडिया की रैंकिंग 139 थी। 140 किस में थी भाई? तो 140 में दोस्तों पिछले वर्ष ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 140 नंबर पर था और 142 नंबर पर भारत था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। यानी कि पिछली रिपोर्ट के बारे में भी आपको यहां पर जानकारी दे दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए SCR, बीच बीच में हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ते रहिएगा। हेडक्वार्टर्स एक एग्जाम में आपके क्लैरिकल में सवाल बना देगा। तो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी की जब बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। चाहे इसके अलावा अगर आपसे ऐसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन HRC के बारे में पूछे तब भी इसका मुख्यालय जेनेवा में ही है। अगला सवाल, ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को मेरे दोस्तों किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है? ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट की जब चर्चाएं करते हैं तो ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट मेरे दोस्तों कौन सी वो संस्था है जिसके द्वारा रिलीज किया जाता है? फटाफट आंसर कर दीजिए, सही जवाब क्या है? ये रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूनाइटेड नेशन हाई ह्यूमन राइट कमीशन, यूनिसेफ, UNGA, UNSCR, यूनेस्को। निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है? तो मेरे दोस्तों ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जो है इसे रिलीज करने वाली संस्था है हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, विश्व रिफ्यूजी संकट से भी गुजर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की जब बात करते हैं तो लगभग 15 लाख के करीब जो लोग हैं वो रिफ्यूजी संकट से गुजर रहे हैं इस समय। और ये SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत आने वाला एक बड़ा टारगेट है। यूनाइटेड नेशन इस दिक्कत को भी सुलझाने का प्रयास कर रहा है। वो देश जहां पर इस प्रकार के संकट हैं, सिविल वॉर जैसी स्थिति है या फिर किसी और कारण से लोगों का विस्थापन हो रहा है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी इस दिक्कत को सुलझाने का प्रयास करती है और राहत कार्य करती है। अब वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है विश्व रिफ्यूजी दिवस कब मनाया जाता है? इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है जून 20 को। और इस बार की थीम क्या थी ये भी पूछा जा सकता है। हुएवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, एवरीवन हैज अ राइट टू सीक सेफ्टी, ये थीम रखी गई है। एग्जाम में एक इंटरनेशनल डे एक थीम बन जाती है सवाल के तौर पर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काम के दिन है और पूछे जाते रहते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यूनाइटेड नेशन के 2030 तक के लक्ष्यों में आते हैं। ठीक है भाई, 2030 तक मेरे दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन गोल्स को अचीव करने के लिए प्रयासरत है। बहुत सारे गोल्स हैं दोस्तों, बहुत सारे गोल्स हैं आपके सामने। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब बात करें तो कुल 17 गोल की जानकारी दी गई है। 17 गोल्स हैं। ठीक है भाई, देखिए नंबर 1 पर पॉवर्टी दिया गया। अगर सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि नंबर 1 गोल जो है वो क्या है तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत, है ना। तो परेशान मत होइए, 40 में से 3-4 ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका जवाब किसी को नहीं पता होता है। तो इस प्रकार से अगर आप परेशान होंगे कि मुझे 40 में से 40 सवाल करने हैं, नहीं, आप जितने करके आएंगे उतने सही होने चाहिए, दिमाग में रखिएगा। अगर मैं पेपर बनाता तो मैं एक सवाल ऐसा जरूर डालता कि बता दीजिए 3rd वाला गोल कौन सा है, 4th वाला गोल कौन सा है SDG में। तो फुल फॉर्म याद रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके गोल्स हैं? यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं। कब तक का टारगेट है? 2030 तक का टारगेट है। 193 मेंबर कंट्रीज जो हैं, ये देश किस गति के साथ इन गोल्स को अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे संबंधित एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में मेरे दोस्तों 163 कंट्रीज का रैंकिंग रिलीज की गई और उस रैंकिंग के हिसाब से इस रिपोर्ट में पूछा गया है वो कौन सा कंट्री है जिसने SDG रिपोर्ट में नंबर 1 पायदान हासिल किया है।
एसडीजी रिपोर्ट में कौन से कंट्री के द्वारा नंबर 1 पायदान हासिल किया गया, फटाफट बता दीजिए। जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी फटाफट रफ्तार के साथ मेरे दोस्तों सेशन शेयर कर दीजिए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहां पर बता रहे हैं डेनमार्क, लेकिन सही जवाब है मेरे दोस्तों फिनलैंड। मैंने अभी कुछ देर पहले ही इसके बारे में आप लोगों को बताया, मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया इसके बारे में कि फिनलैंड जो है मेरे दोस्तों ये एसडीजी रिपोर्ट में, इसके अलावा हैप्पीनेस रिपोर्ट में और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी नंबर 1 पर है। यानी कि एक साथ आपके लिए फिनलैंड से संबंधित 3 इंडेक्सेस परोस दिए गए हैं। ये सारी बातें मेरे दोस्तों बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। एसडीजी रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इन 3 इंडेक्स में फिनलैंड नंबर 1 पर है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री उम्र 36 वर्ष है, महिलाओं की उम्र नहीं पूछते हैं सना मरीन, लेकिन बता दे रहा हूँ 36 वर्ष है, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने बोला किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है। तो फिनलैंड की कैपिटल सिटी हेलसिंकी है, करेंसी यूरो है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। और ये कंट्री जो है ये नाटो का हिस्सा बनने के लिए एकदम प्रयासरत है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क दूसरे पायदान पर है, स्वीडन तीसरे पायदान पर है, नॉर्वे चौथे पर, आइसलैंड, ऐसे करके, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इसको मेरे दोस्तों रिलीज करने वाली संस्था का नाम वही है एसडीएसएन। ये देखिए एसडीएसएन यही रिलीज करती है। 193 यूएन मेंबर स्टेट्स की जो कंट्रीज हैं उनके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की जो गति है उसके आधार पर इसे रिलीज किया गया है। भारत की रैंकिंग मेरे दोस्तों 121 बताई गई है और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की जब चर्चाएं करते हैं तो 163 देशों में ये रैंकिंग रिलीज की गई है, 163 कंट्रीज की, ठीक है भाई। ब्यूटी जायसवाल, अच्छा क्या हुआ बेटा? अगला सवाल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, और वो है एक अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इस थिंक टैंक का मुख्यालय लंदन में है और इसके द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है, नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। मतलब विश्व में सबसे योग्य रहने लायक शहर कौन सा है। इस इंडेक्स में भारत के कुल कितने शहर हैं? 5 शहर हैं टोटल इंडेक्स की जब बात करते हैं तो, लेकिन वो कौन सा भारतीय शहर है जो कि नंबर 1 पायदान पर बताया गया है? भारतीय शहर जो कि नंबर 1 पर। मुझे पता था आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि गच्चा खाएंगे, तो देखिए गच्चा खाने वाले बच्चों में मेडिटेशन है, स्नेहा है, सेजल है, ब्यूटी है, साहनी घोष हैं, सभी बच्चे एकदम गच्चा खा चुके हैं इस समय और गलत जवाब दे रहे हैं। तो पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत की जब चर्चाएं करते हैं तो नंबर 1 पायदान पर जो शहर है वो है नई दिल्ली। नंबर 1 पर कौन सा है? नई दिल्ली है। दूसरे पर मुंबई, फिर चेन्नई, फिर अहमदाबाद, फिर बेंगलुरु, ऐसे, ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। तो ऐसी गलतियां आप एग्जाम में ना करें, इसीलिए इन सवालों को आपके सामने पेश किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सा कंट्री है, तो ये आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, वियना नंबर 1 पायदान पर है। कौन सा कंट्री? वियना नंबर 1 पायदान पर है। अगली बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरे पर कोपेनहेगन, तीसरे पर जूरिक है, ये ऑर्डर है। अब Which one of the following Indian city is not ranked among 173 cities of EIU Global Livability Index? सवालों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जैसे कई बार नेता नगरी के लोग गलत कमेंट कर देते हैं तो पूछने पर बोलते हैं कि मेरे वक्तव्य को बड़ा ही तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया है, मीडिया इसे गलत तरीके से पेश करने का प्रयास कर रही है। ये तो नेता नगरी की बात हो गई। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों इस इंडेक्स की। अगर सवाल को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ लिया जाए तो बच्चे बहुत तेज़ी से गच्चा खाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ने का मन नहीं करता है, जवाब देने के लिए कोई दैवी शक्ति आपको प्रोवोक कर रही होती है और गलत जवाब देके एग्जाम में आ जाते हैं। फटाफट आंसर करिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जो कि इस इंडेक्स में शामिल ही नहीं? तो मेरे दोस्तों
पुणे इस इंडेक्स में आता ही नहीं, ध्यान रखिएगा, पुणे इस इंडेक्स में आता ही नहीं। दिल्ली नंबर 1 पर, मुंबई, फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु, लेकिन पुणे इसमें नहीं है। अब सारी बातों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। ये देखिए, यूरोपियन, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी गलती है इससे, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जब बात करते हैं, इसके द्वारा रिलीज किए गए इंडेक्स में 173 शहरों को शामिल किया गया है। अलग अलग लिविंग कंडीशंस के आधार पर भारत के 5 शहर इसमें हैं। दिल्ली 140वें नंबर पर है, मुंबई 141, चेन्नई 142, अहमदाबाद 143 और बेंगलुरु सबसे निचले पायदान पर 146 नंबर पर है, 146 पर। ठीक है भाई, तो सारी बातें क्लियर हो गई। ओके, आगे, वो कौन सा शहर है जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप पर है? अब देखिएगा, ये अपना इंडेक्स है, ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर इंडेक्स रिलीज किया गया, ये इंटरनेशनल इंडेक्स नहीं है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर नंबर 1 पायदान पर है? फटाफट जवाब दीजिए। आप जितने भी दोस्त साथी मित्र जुड़े हुए हैं, सभी के जवाब का इंतजार है कमेंट बॉक्स में। अब बेंगलुरु, अब क्या है? बेंगलुरु, यानी कि जो देसी इंडेक्स है, देसी इंडेक्स में बेंगलुरु नंबर 1 पर है, बेंगलुरु, और जो विदेशी इंडेक्स है उसमें मेरे दोस्तों दिल्ली नंबर 1 पर है। तो इस गच्चे को आप समझ रहे होंगे आप। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये अपना देसी इंडेक्स है। कौन सा मंत्रालय या कौन सा इंस्टीट्यूशन इसे रिलीज करता है? आंसर करिए फटाफट। जिस मंत्रालय या इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, उस मंत्रालय या उस इंस्टीट्यूशन के मुखिया का नाम बताना है। उनके पास और कौन कौन से मंत्रालय हैं, इसकी जानकारी देनी है। ऐसे कई सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पढ़ते रहिए, दोस्तों को सेशन शेयर करते रहिए। और एक और जानकारी, इस समय अनअकैडमी पर तूफानी ऑफर चल रहा है, अपने दोस्तों साथियों को बताइए। BPM 10 कोड का इस्तेमाल करें और पाइए तूफानी अंदाज में 20% का डिस्काउंट। तो सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, चौथा ऑप्शन एकदम सही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये मंत्रालय किसके पास है? ये मंत्रालय दोस्तों हरदीप सिंह पुरी के पास है। हरदीप सिंह पुरी के पास मेरे दोस्तों ये मंत्रालय है इस समय। ओके, आगे बढ़े। इनके पास एक और मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय इन्हीं के पास है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन है मंत्रालय इस समय इस मंत्रालय का? तो याद रखिएगा, मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी हैं। और इसी मंत्रालय के अंतर्गत मेरे दोस्तों एक योजना आती होगी, नाम सुना होगा अपने, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये 2021-22 में पूरी हो रही थी। इसको कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया? इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक के लिए भाई? तो याद रखिएगा, दिसंबर 2024 तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया। दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। स्नेहा बोल रही है प्लीज़। बिल्कुल बेटा, देखिए सेशन पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करिए, और नहीं पसंद आया तो आपके पास टूल्स हैं जिसकी मदद से आप अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा स्टेट है, उस राज्य के बारे में जानकारी देनी है जो कि स्टेट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, NFSA के तहत 2013 जो एक्ट है, इसके तहत हमारे देश में सबसे बेहतर तरीके से खाद्य सुरक्षा अधिनियम को देश में इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2014 में देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उससे पहले जो चुनावी वर्ष होता है, उस चुनावी वर्ष से 1 वर्ष पहले आमतौर पर भारत में और अलग अलग राज्यों में, हमारे देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अनाउंस की जाती हैं। ऐसी ही एक योजना थी मेरे दोस्तों, एक कानून पारित किया गया था संसद में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसे बोलते थे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसके तहत देश के 67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को खाद्य सुरक्षा देने का वादा किया गया था। बाद में इसे घटाकर 60% कर दिया गया था। इस कानून को हमारे देश में जो भी राज्य हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो किस कार्य कुशलता के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी रैंकिंग रिलीज़ की गई। और उस रैंकिंग में मेरे दोस्तों कौन सा राज्य नंबर 1 पायदान पर है, आपको उसकी जानकारी देनी है। तो फटाफट सही जवाब क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा मेरे दोस्तों इस रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उड़ीसा इज ऑन टॉप।
उड़ीसा नंबर 1 पायदान पर रहा। आगे बढ़े, आपसे कोई पूछ ले मेरे दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया था, 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है उसे फूड सिक्योरिटी देने का वादा किया गया, खाद्य सुरक्षा देने का वादा किया गया है। तो मेरे दोस्तों एक और स्कीम सुना होगा आप लोगों ने, मिड डे मील स्कीम। आपसे कोई पूछे मिड डे मील स्कीम कब लागू की गई थी, एक सवाल इस प्रकार का जो एक्ट से संबंधित है आपके आरआरबी में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो कोई पूछे मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना जो स्कूलों में है, इसे कब लॉन्च किया गया था और सबसे पहला वो कौन सा राज्य है जहां पर लॉन्च किया गया था? आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में। रवीश ठाकुर, पीडीएफ के पीछे क्यों भागना मेरे दोस्त, पीडीएफ के पीछे क्यों भागना, सेशन अटेंड करिए, है ना, सेशन अटेंड करिए मेरे दोस्त। एंड में टेलीग्राम चैनल बता दूंगा, उस पर जुड़ जाइएगा। तो नंबर 1 देखिए, मिड डे मील स्कीम तमिलनाडु में शुरू हुई और तमिलनाडु ही वो राज्य है जिसने ब्रेकफास्ट योजना, यानी कि सरकारी स्कूलों में 1 से 5 तक के जो कक्षाएं हैं उसमें बच्चों को फ्री में नाश्ता देने की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है। तो ये नाश्ते वाली सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, तो कम से कम हमें पौष्टिक आहार मिलेगा और इसी बहाने भुखमरी और शिक्षा, देखिए शिक्षा और भुखमरी दोनों को साथ में लेकर चला जा रहा है इस योजना के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। बड़े राज्यों में मेरे दोस्तों उड़ीसा नंबर 1 पर है। बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर कोई पूछे तो आंध्र प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है एनएफएसए वाले में। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। मेरे दोस्तों छोटे राज्यों की जब बात करते हैं, तो त्रिपुरा जो है मेरे दोस्तों वो नंबर 1 पायदान पर है। और जम्मू कश्मीर की जब चर्चाएं करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आगे बढ़े, अब फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री किसके पास है? पीडीएस, जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाया जाता है, उस सिस्टम को हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आप ग्रामीण इलाकों में देखते हो कोटा वाला सिस्टम चलता है। तो ये मंत्रालय किसके पास है? आंसर करिए। और यहां पर एक और बहुत ही अच्छा इंडेक्स, उसे बोलते हैं हम लोग स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है भाई, इसको रिलीज करने वाली संस्था का नाम है फसाए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाए। एक और बात बता दें, इसमें चेयरमैन इस समय राजेश भूषण साहब हैं, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसके द्वारा रिलीज किए गए इंडेक्सेस को हम 3 टुकड़ों में बांटते हैं, लार्ज स्टेट जो बड़े राज्य हैं, स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। लार्ज स्टेट्स में तमिलनाडु नंबर 1 पर है, छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 पर है और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पायदान पर है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये इंडेक्स आपको समझ आ गए? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? एक बार प्लीज क्लियर कर दीजिए। विकास कुमार, मेरे प्यारे दोस्त, आपकी डिमांड पर कल की जो क्लास है शाम को 7 बजे, वो गवर्नमेंट स्कीम पर ही आधारित है। तो केंद्र सरकार की जो भी गवर्नमेंट बैंकिंग योजनाएं हैं वो आपके लिए कल शाम को ला रहे हैं हम 7 बजे बैंक प्रो चैनल पर, जुड़िएगा जरूर। ठीक है जी, योजनाएं नहीं केवल होंगी, योजनाओं में जितनी भी बातें होती हैं, जितने टर्म्स कंडीशन क्राइटेरियाज होते हैं, योजना शुरू कब हुई है, कितने लाभ मिले हैं, कितने खाते खुले, सब पढ़ाया जाएगा आपको। बस आपकी जिम्मेदारी है कि इस सेशन को आप भी मेरे दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करिए, सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए। हम चाहते हैं कि बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचे, आपकी मदद हो सके और इस मेंस एग्जाम में जो आप पढ़ें वो सीधा सीधा एग्जाम में आ जाए। ठीक है भाई, पूरा प्रयास हमारा रहेगा। अब तो ये मंत्रालय कौन संभाल रहा है? पीयूष गोयल संभाल रहे हैं। इनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी है। ये वाली योजना बड़ी ही काम की है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। आपसे कोई पूछ ले वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? आंसर करिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? फटाफट सेशन को लाइक करिए। जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है जी, सेशन को शेयर कर दीजिए, उड़ा दीजिए बेटा। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? दिन क्या है भाई? 7 जून याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? 7 जून को। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं फूड डे में, वर्ल्ड फूड डे मेरे दोस्तों 16 अक्टूबर को होता है, 16 अक्टूबर को होता है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
कंफ्यूज हो गए, गलती हो जाएगी। एक एक नंबर से मेरे दोस्तों मेरिट बनती है, आपको पता होगा। अगला सवाल, एज पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे प्यार से आप बोलते हैं सिप्री, इसके अनुसार वो कौन सा कंट्री है जिसका हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर, यानी कि वो विश्व में सबसे ज्यादा रक्षा पर खर्च करता है, डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है वो। आंसर करिए फटाफट रफ्तार के साथ, सही जवाब क्या है? यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, जापान। करेक्ट आंसर क्या है? तो मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला मिलिट्री स्पेंडर अमेरिका है। भारत कौन से पायदान पर है? भारत तीसरे पायदान पर है। ठीक है भाई, इससे संबंधित जानकारी भी आपके सामने दी गई है। इंडिया वॉज द थर्ड हाईएस्ट, देखिए हमें भारत और सबसे नंबर 1 पायदान पर कौन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इंडिया वॉज द थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड बिहाइंड द अमेरिका एंड चाइना, भारत और चाइना। सिप्री जो ये रिपोर्ट पेश करता है, ये जो संस्था है मेरे दोस्तों, ये स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है, स्वीडन की कैपिटल सिटी में। स्वीडन की कैपिटल सिटी स्टॉकहोम है और करेंसी स्वीडिश क्रोन है। स्वीडन की जब चर्चाएं करते हैं तो पहली बार स्वीडन में कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त हुई हैं, उनका नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? आंसर करिए रफ्तार के साथ, आपके जवाब का इंतजार है, फटाफट बता दीजिए सही जवाब क्या है। सही जवाब क्या है दोस्तों? आंसर करिए। नाम क्या है उनका? ज्यादा देर मैं इंतजार नहीं करूंगा आपके जवाब का, मैं आप जवाब दे दूंगा। मैगडेलेना एंडरसन। क्या नाम है? मैगडेलेना एंडरसन। मैगडेलेना एंडरसन मेरे दोस्तों स्वीडन की प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। ओके, बिल्कुल सही जवाब। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जवाब एकदम तूफानी गति से आ चुका है, सही जवाब। वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पेश की जाती है? तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पेश करने वाली संस्था का नाम क्या है? आंसर करिए फटाफट दोस्तों, सही जवाब दे दीजिए। यूएनएफपीए। यूएनएफपीए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड मेरे दोस्तों ये संस्था है जो कि इस रिपोर्ट को रिलीज करती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो यहां से एक सवाल निकल सकता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए फटाफट रफ्तार के साथ। 31 या 11 जुलाई? तो 11 जुलाई मेरे दोस्तों, 11 जुलाई सही जवाब है। अगली बात, इस दिन थीम क्या थी? इस दिन की थीम थी अ वर्ड ऑफ 8 बिलियन, वर्ड ऑफ 8 बिलियन, ये थीम रखी गई थी। ठीक है भाई, हमारे देश की जब चर्चाएं होती हैं, जब हम बात करते हैं दोस्तों सेंसस की, तो आपके एग्जाम में जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। पहला सवाल आपसे पूछते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन। देखिए कुछ बेसिक बातें, सेंसस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। मैक्सिमम पॉपुलेशन की जब बात करेंगे, कौन से स्टेट में है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य में है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में है? सेक्स रेशियो की जब बात करेंगे, सेक्स रेशियो सबसे अच्छा किस स्टेट का है? मैक्सिमम विमेन पॉपुलेशन कौन से राज्य की थी? ये सारी बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए यहां पर जवाब आने शुरू चुके हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम वर्ड ऑफ 8 बिलियन पीपल। तो मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश यूपी की है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है। ठीक है जी। सेक्स रेशियो सबसे बेहतर केरल का था। और मैक्सिमम पॉपुलेशन महिलाओं की जब बात करते हैं तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश का था। क्या था भाई? आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, करेक्ट आंसर, सही जवाब, एकदम तूफानी आंसर। ओके दोस्तों, आंध्र प्रदेश। अगली बात करें,
तो ये सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको तैयार रहना है। देखिए दुनिया क्या पढ़ रही है आपको ये नहीं देखना, दुनिया क्या पढ़ रही है आपको ये देखना कि पिछले पेपर में क्या पूछा गया था। लास्ट प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार दिन में उठा के देखिए, क्वेश्चन देखिए, सेंसस से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है जी। एक मंत्रालय संसदीय क्षेत्र पूछ लिया जाएगा, पद्मा अवार्ड से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा टफ, वो भी आपसे। तो वो सारी बातें, वो सारी चीजें मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। कल हम पढ़ेंगे शाम को 7 बजे गवर्नमेंट बैंकिंग स्कीम्स, जुड़िएगा जरूर, मजा आएगा पढ़ने में। और आप ये बताएंगे एट द एंड जब एग्जाम दे के आएंगे, सर आपने जो पढ़ाया उसमें से बहुत सवाल आए, ठीक है भाई। अब इस संस्था का UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जब बात करते हैं, इस संस्था का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आंसर कर दीजिए फटाफट। इस संस्था का मुख्यालय किस स्थान पर मेरे दोस्तों? आंसर करिए रफ्तार के साथ, सही जवाब दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या है बता दीजिए तूफानी अंदाज में। हाँ सैजल गुप्ता 9:30 पर, नहीं आज शेड्यूल ही नहीं थी, 9 बजे 9:30 बजे शेड्यूल नहीं थी, वो कल शेड्यूल है बेटा, जानकारी दे देंगे उसकी। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में, ठीक है भी, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शनल है, एग्जाम में सवाल बना सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस? ये पढ़ चुके हैं हम। RCF रिपोर्ट जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आती है। इसके अलावा RBI एक और रिपोर्ट रिलीज करता है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, FSR रिपोर्ट। ये बाइनियल रिपोर्ट होती है, साल में 2 बार आती है। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। Which state has won the first prize in the National MSME Award for Outstanding Development of MSME Sector? देश में जब बात करते हैं रोजगार की तो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद दूसरा सेक्टर जो है वो MSME है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को सरकार भी तवज्जो दे रही है और अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी अलग अलग इनिशिएटिव्स और कैंपेन के माध्यम से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। लेकिन मेरे दोस्तों वो कौन से स्टेट्स हैं, वो कौन सा स्टेट है जिसका कार्य सबसे बेहतरीन है, सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर में दिया है? उस स्टेट का नाम है दोस्तों उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा वो राज्य है जिसके द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है और नंबर 1 पर मेरे दोस्तों फर्स्ट प्राइज इसी स्टेट को मिला है, ठीक है जी, याद रखिएगा। उड़ीसा के ही मेरे दोस्तों एक सर्विस थी, आपने सुना होगा उस सर्विस के बारे में, मो बस सर्विस। मो बस सर्विस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस सर्विस को मेरे दोस्तों यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, ठीक है भाई। मो बस सर्विस याद रखिएगा। अब देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट जो है इसने फर्स्ट प्राइज जीता नेशनल MSME अवार्ड 2022 की जब बात करते हैं, प्रमोशन और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। एग्जाम में ये डे पूछा जा सकता है, MSME डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डे मेरे दोस्तों किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? फटाफट आंसर करिए, सही जवाब दे दीजिए तूफानी गति से। MSME डे कब होता है? 16 जनवरी को होता है, 27 जून को होता है, 29 जून को होता है, 1 जुलाई को होता है। करेक्ट आंसर क्या है? 27 जून आंसर आ रहा है, 27th of June इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बेटा आप MSME और स्टार्टअप डे में कंफ्यूज मत होइएगा। स्टार्टअप डे कब होता है? मैं आपसे सवाल पूछूं, स्टार्टअप डे कब होता है? नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। 27 जून को MSME डे होता है, 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे होता है, सांख्यिकी दिवस, 1 जुलाई को GST डे मनाया जाता है। सारे बड़े प्यारे प्यारे दिवस हैं, सारे बड़े अच्छे दिवस हैं, एग्जाम में सवाल बनाने के लिए बेताब है, एकदम पूछा जाएगा। देखिए 25 अगस्त बिल्कुल सही जवाब नहीं है। अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बवाल काट रहे हो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छी बात। 16 जनवरी को इसी वर्ष से बनाया जाना शुरू किया है, 2022 से मेरे दोस्तों 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाना शुरू किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कोई दिन अनाउंस करते हैं कि इस दिन को अब आने वाले समय में इस दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, वो इसीलिए अनाउंसमेंट की गई है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सके।
ठीक है जी। देश के प्रधानमंत्री आपके एग्जाम में कम से कम 15 सवाल बनाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस। तो याद रखिए, धन्यवाद दीजिए प्रधानमंत्री को देश के कि पेपर आउट कर दिया है। ओके, तो पढ़िए मेरे दोस्तों अच्छे से। अगला सवाल, एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे साहब है ना। शिवसेना में थे, बीजेपी में जंप लगाई इन्होंने, चलता रहता है राजनीति में। अगला सवाल, एनआईआरएफ, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देश में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग रिलीज़ की जाती है। अलग अलग कैटेगरी में रैंकिंग रिलीज़ की जाती है। जो ओवरऑल कैटेगरी है उसमें कौन सा इंस्टीट्यूशन है मेरे दोस्तों जिसने नंबर 1 पायदान हासिल किया है और पिछले 4 वर्षों से वो संस्था तूफान मचा रही है, गदर काट रही है, बवाल काट रही है, नंबर 1 पर है। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि नंबर 1 पायदान पर है एनआईआरएफ द्वारा, और इस रैंकिंग को एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है यही रिलीज़ करती है। मंत्री कौन है भाई? मंत्रालय है इस समय धर्मेंद्र प्रधान के पास, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास, याद रखिएगा। इनके पास स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है, ये बात भी दिमाग में रख लीजिएगा। तो मेरे दोस्तों वो इंस्टीट्यूशन है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास नंबर 1 पायदान पर है, ठीक है भाई। आईआईटी मद्रास की जब बात करते हैं तो कई दूसरी और भी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, पहल हैं, वर्कशॉप्स हैं जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा होस्ट किए जाते हैं। आपसे कभी कोई पूछे देश का पहला 3D हाउस, देश का पहला 3D हाउस कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया, तो वो आईआईटी मद्रास है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहला इंस्टीट्यूशन जिसने एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया था वहाँ के रिसर्चर्स के द्वारा, जिसकी मदद से कैंसर को कॉज यानी कि कैंसर कॉजिंग सेल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और अभी हाल में ही एक मेरे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड टूल तैयार किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, जिसका नाम है पाइवोट। सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पाइवोट जो है ये एक ऐसा टूल है जो कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है। तो कैंसर को डिटेक्ट करने वाला टूल है भाई, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिलीज एनआईआरएफ रैंकिंग फॉर द ईयर 2022। आईआईटी मद्रास जो है हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन इन ओवरऑल कैटेगरी 4th कंसेक्यूटिव है, चौथे वर्ष लगातार टॉप पर रहा है और 7वें वर्ष ये इंजीनियरिंग कैटेगरी में नंबर 1 पायदान पर रहा है। अगला सवाल, वो कौन सा स्टेट है एनएफएस से 2013 में नंबर 1 पर था? सवाल 1-2 बीच में वापस आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उड़ीसा नंबर 1 पर था। अब देखिए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा अभी वो सवाल फिर से घूम टहल कर आपके सामने आ गया है। मैं पूछूंगा, बार बार बताऊंगा। बार बार बताने के पीछे एक ही कारण है, एक ही रीज़न है कि वो बात आपके दिमाग में बैठ जाए, आपके दिमाग से वो कभी निकले ना, है ना। कई बार क्या होता है, हम पढ़ाते हैं तो बातें जो हम बता रहे होते हैं वो बच्चों के दिमाग से ऐसे ऐसे बगल बगल से चली जाती है, ठीक है जी। जैसे मैं हूँ, मेरे जैसा कोई होगा तो तुरंत दिमाग पर ऐसे लगती बात और स्लिप कर जाती है। तो कोशिश करिए आप इसको अपने दिमाग में ग्रैब करिए। तो पाइवोट नाम का AI बेस्ड टूल, जिसकी मदद से मेरे दोस्तों कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकेगा। आईआईटी, कौन सा आईआईटी है जहाँ के रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया? अभी बताया आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, ठीक है भाई। अब एजुकेशन से संबंधित एक और मेरे दोस्तों आपके लिए रैंकिंग लाएंगे, वो है क्वैकार्ली साइमंड्स रैंकिंग। उसके बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले बता दीजिए मुझे वो कौन सा शहर है, उस शहर के बारे में बताइए जिसने टॉप किया है टॉप 20 सिटीज़ में एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट, नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया रैंकिंग है। आंसर कर दीजिए। तो एशिया पैसिफिक रीजन में निम्नलिखित में से वो कौन सा मेरे दोस्तों कंट्री है जिसके द्वारा टॉप किया गया है? कौन सा सिटी है जिसके द्वारा टॉप किया गया है? टॉप 20 सिटीज़ में एशिया पैसिफिक का कौन सा शहर है जो कि नाइट फ्रैंक के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में तूफान प्रदर्शन कर रहा है? उसका नाम है सिंगापुर। क्या है भाई? सिंगापुर। भारत की जब बात करेंगे, इंडिया की जब चर्चाएं करते हैं मेरे दोस्तों, अब आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा शहर है जो कि भारत का है और टॉप 20 में आता है, तो मेरे दोस्तों टॉप 20 में आने वाला शहर जो है वो बेंगलुरु है। अब देखिए, बेंगलुरु के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। पहली चीज़ तो
बेंगलुरु जो है ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, उसमें नंबर 1 पर है, उसमें नंबर 1 पर है। लेकिन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत में टॉप 5 शहरों में सबसे बॉटम पर है, याद रखिएगा इस चीज़ को। कोई नहीं, गलतियां देखिए, मेरी बात सुनिएगा, आप गलतियां यहां कर सकते हैं, इस सेशन में आप गलतियां कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये सेशन इसीलिए होता है, मॉक टेस्ट हम इसीलिए देते हैं दोस्तों कि जितनी गलतियां करनी है, जितना सीखना है हम वहीं सीख लें, एग्जाम में जाकर एक्यूरेट एकदम सही जवाब देना है। तो भाई एसडीजी इंडेक्स में नंबर 1 पर फिनलैंड है, बता चुके हैं। फिनलैंड इसके अलावा हैप्पीनेस रिपोर्ट में और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी नंबर 1 पायदान पर था। अकॉर्डिंग टू मर्सर 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, विच सिटी इज द कॉस्टलीस्ट सिटी इन इंडिया। एग्जाम में इस प्रकार का एक सवाल पक्का आना तय है, एक क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार का पक्का आपको मिलेगा। आंसर करिए फटाफट, सही जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या है। अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, तो मुंबई मेरे दोस्तों सबसे महंगा शहर बताया गया और कलकत्ता को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सबसे ठीक ठाक शहर बताया गया है। ठीक है भाई, मुंबई सबसे महंगा बताया गया है। देखिए मर्सर 2022 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे देखा जाए तो मुंबई सबसे महंगा है, उसके बाद नई दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है। लीस्ट अगर हम बात करें सबसे सस्ता कोलकाता बताया गया है। आगे वो कौन सा स्टेट है जिसने भाई एनएफएसए में, देखिए ये सवाल बार बार इसलिए आ रहा है आपके सामने कि ये एग्ज़ाम में बेताब है कि मुझे पूछो, बच्चे जवाब देंगे। तो उड़ीसा मेरे दोस्तों नंबर 1 पर है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं मैं आपको। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म करिए। क्वेकरली साइमंड्स की जब बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर मेरे दोस्तों लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में। और ये यूनिवर्सिटीज़ का और एजुकेशन सेक्टर में एक थिंक टैंक के तौर पर काम करता है, थिंक टैंक के तौर पर, सर्वे एजेंसी के तौर पर काम करता है। ठीक है भाई, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज करता है। इसके अनुसार बच्चों के लिए बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग रिलीज की गई और कौन सा शहर सबसे बेहतरीन बताया गया। तो आपके लिए हिंट, जहां पर इस संस्था का मुख्यालय है उसी शहर को इसने बोला है कि सबसे बेहतर है रहने योग्य। तो आंसर करिए फटाफट। तो मेरे दोस्तों इसके अनुसार लंदन सबसे नंबर 1 पायदान पर है। ठीक है भाई, अब अगली बात, क्वेकरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जब रिलीज की गई, इसके अनुसार मेरे दोस्तों हायर एजुकेशन सेक्टर में नंबर 1 पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो मेरे दोस्तों भारत में इस रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन सा इंस्टीट्यूट बताया गया, इंडिया में इस रैंकिंग के अनुसार नंबर 1 पायदान पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, फटाफट जवाब दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आईएससी बेंगलुरु, देखिए आईएससी बेंगलुरु जो है वो नंबर 1 पर है। मैं एक बार रिवीजन भी करा रहा हूँ। आईआईटी मद्रास बहुत सारे बच्चे लगाएंगे तो मैं आपको पहले ही इत्तला कर दूं, आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ रैंकिंग में जो कि एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया जाता है, उसमें नंबर 1 पायदान पर है। ठीक है भाई, आईआईसी बेंगलुरु क्वेकरली साइमंड्स 2023 रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर है। ठीक है भाई, तो आईआईसी बेंगलुरु 155 नंबर पर है, आईआईटी बॉम्बे 172 पर है, आईआईटी दिल्ली 174 पर आता है। ये केवल 3 ही इंडियन इंस्टीट्यूट हैं जो टॉप 200 में आए हैं, बाकी सब बाहर है। विश्व में टॉप पर कौन है भाई? वर्ल्ड की जब बात करते हैं तो एमआईटी, अमेरिकन
इंस्टीट्यूट MIT नंबर 1 पायदान पर है, कैम्ब्रिज दूसरे पर है, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड। जब इन संस्थाओं की बात करते हैं आप खुद सोचिए, इनके नाम आप लगातार सुनते होंगे, भाई ये यहाँ से पढ़े हैं, वो वहाँ से पढ़े हैं। जितने बड़े बड़े दिग्गज अर्थशास्त्री आप सुनते रहते हैं इनके नाम, वो इन इंस्टीट्यूट में घूम टहल के एक बार जरूर आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा MIT नंबर 1 पर है, कैम्ब्रिज दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर मेरे दोस्तों स्टैनफोर्ड, चौथे पर ऑक्सफोर्ड और पांचवें पर हार्वर्ड है। अगला सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। NESDA की जब चर्चाएं होती हैं तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। अब देखिए, ई गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं मेरे दोस्तों, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आम आदमी तक अपनी सेवाएं पहुंचाती हैं। लेकिन उन सेवाओं में अगर कोई त्रुटि है, कोई कमियां हैं, तो उसको कस्टमर या फिर कंज्यूमर जो है उसकी कंप्लेन करता है। ठीक है भाई, तो वो कौन सा स्टेट है जहां पर इन कंप्लेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से मेरे दोस्तों रिसीव किया गया है, सबसे ज़्यादा कंप्लेन कहां पर रजिस्टर्ड की गई हैं, उससे संबंधित ये रिपोर्ट है। और NESDA रिपोर्ट में मेरे दोस्तों नंबर 1 पायदान पर केरला है। भाई जागरूकता के हिसाब से जब हम देखते हैं, लिटरेसी के हिसाब से भी ये राज्य नंबर 1 पायदान पर है, लिटरेसी में भी। अब कुछ सोचिए, सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लाभ के बारे में आपको जब पता ही नहीं है तो आप कैसे उसकी कमियां ढूंढेंगे, कैसे उसकी शिकायत करेंगे। तो जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे देश में ये भी कि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आम आदमी को इसके बारे में पता ही नहीं रहता है। तो मेरे दोस्तों, ये जिम्मेदारी है हमारी, आपकी, कि हम इसको आम आदमी तक पहुँचाएँ। तो बड़े राज्यों में केरल जो है वो बड़े राज्यों में नंबर 1 पायदान पर है। ठीक है भाई, छोटे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में मेरे दोस्तों आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे मेघालय और नागालैंड नंबर 1 पायदान पर है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, छोटे राज्यों में मेघालय और नागालैंड, और बड़े राज्यों में केरल नंबर 1 पायदान पर रखा गया है। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। ये गिग इकोनॉमी क्या होती है पता है आपको? फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करना, है ना। ये जो ट्रेंड है आजकल, मतलब एक आदमी जो है वो फ्रीलांस कर रहा है, किसी कंपनी में ऑन रोल नहीं है, पेरोल पे काम नहीं कर रहा है, वो फ्रीलांस के तौर पर आज़ाद होकर काम कर रहा है, जो उसके जहाँ से पैसा उसे अच्छा मिल रहा है वहाँ काम कर रहा है, पार्ट टाइम के तौर पर काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है। इस प्रकार का जो रोज़गार के अवसर हैं देश में लगातार बढ़ रहे हैं, और इसी से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की गई है। तो अभी आपने ट्विटर पर एक देखा होगा कि एक फ़ीमेल थी, वो बेंगलुरु की बात बता रही थी। बेंगलुरु में एक फ़ीमेल ने कॉल किया उबर ऑटो वाले, उबर बाइक वाले को। वो उस पर बैठी तो उबर बाइक का इस्तेमाल कर रहा था, बैग जो था उसका वो किसी और कंपनी का, टी-शर्ट जो थी उसकी स्विगी की थी। मतलब वो लड़का जो था वो 3 जगह पे काम कर रहा था। ठीक है जी, एक तरह से देखा जाए तो 3 जगह पर मेरे दोस्तों वो पैसे कमा रहा है, सारे काम निपटा रहा है और 3 जगहों से अपनी इनकम उठा रहा है। तो इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। किसके द्वारा रिलीज किया गया? इसे नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आज के इस सेशन को, अरे सेजल बेटा कोई नहीं, देखो सेजल, गलतियां होती हैं, गलतियां हमें जो करनी है वो यही कर लेंगे, मॉक टेस्ट में कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में जाकर सही करेंगे। गलतियां करेंगे तो सीखेंगे, गलतियां करेंगे उसे एक बार एनालाइज करेंगे, उसे सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, कमेंट बॉक्स में। और दूसरी बात, अपने सभी दोस्तों को, साथियों को सेशन को शेयर करिएगा। ये ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर इस समय, गेट 20% ऑफ ऑन ऑल बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शंस। ये कोड है मेरा दोस्तों BPM10। इस कोड के बारे में जानकारी दे सकते हैं अपने दोस्तों को। अब 20% का तो ऑफ है ही कोड यूज़ करने पर। उसके बाद आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पर क्लासेस कर रहे होते हैं, फ्री क्लासेस कर रहे होते हैं, आपके खाते में क्रेडिट कॉइन्स होते हैं, उन कॉइन्स को रिडीम कर सकते हैं। तो लगभग 30% के करीब आपको ऑफ मिल जाएगा यहाँ पर। ये कोड है, ये सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हैं। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र 799 का है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5999 का। अपने दोस्तों को, साथियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और दुश्मनों को, सभी को बता दीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ने का, पढ़ाई करने का, अपने गोल को क्रैक करने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। कल शाम को 7 बजे फिर आपसे मिलेंगे गवर्नमेंट बैंकिंग स्कीम्स के साथ। MCQs को लेकर भी रहेंगे साथ में, यानी कि योजना को पहले डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके बाद MCQs देखे जाएंगे। सारे
पहलू, सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और आपके एग्जाम में आने वाले सवालों को उधेड़ कर रख दिया जाएगा। सेशन कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, और कल शाम को 7 बजे जुड़िएगा ज़रूर, आप सभी दोस्तों का इंतज़ार किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है GA by भास्कर सर, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। दिस इज़ माय कोड, इस कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, रिश्तेदारों को बता सकते हैं। और मेरे दोस्तों, हमारा लक्ष्य क्या है? लेट्स क्रैक इट। अपने गोल को क्रैक करिए हमारे साथ जुड़कर, बहुत ही अच्छा मौका है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मिलेंगे आपसे कब? कल शाम को 7 बजे, लेकिन आज रात को 10:30 बजे भी आपके लिए एक स्पेशल क्लास रखी गई है अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। तो उस स्पेशल क्लास में जुड़िएगा, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ की टॉप करंट अफेयर्स। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।